यूवाई इनिशिएटिव आज हम डिस्कस करेंगे यूवाई इनिशिएटिव के बारे में और देखेंगे विकसित भारत @2047 कि कैसे 2047 में इंडिया विकसित भारत बन जाएगा, किस तरह से हमें जीडीपी ग्रोथ करना चाहिए, क्या हमारे टारगेट होना चाहिए, ये सब देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल स्पीकर की पावर से रिलेटेड देखेंगे कि कैसे स्पीकर मनी विल डिसाइड करता है और मनी विल क्यों इम्पॉर्टेंट होता है किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और स्टेट के लिए। देखो फ्रंट पेज का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख ले रहे हैं ईडी से रिलेटेड। चौथी बार ईडी ने केजरीवाल जी को सम्मन किया है, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ईडी का इमरजेंस कैसे हुआ। देखो ईडी की फुल फॉर्म होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी स्टेबलाइज्ड हुआ था 1956 में एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर ईडी को एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट स्टेबलाइज किया गया था। आप याद रखना, इन्फोर्समेंट यूनिट नाम था। किस में स्टेबलाइज किया था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 1957 में क्या हुआ? 1957 में इसका नेम रीनेम कर दिया गया। 1957 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया, ठीक है। पहले ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट से मायने रखता था, मतलब उस पर देखता था कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जाएगा। देन उसके बाद 1960 में आते आते बहुत सारे एक्ट इसके अंदर आ गए, जैसे पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया। इसमें क्या होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं वो देखे जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे एक्ट कवर किए जाते हैं। देखो ईडी का मेन मतलब अगर डेफिनेशन देखोगे आप तो ईडी का मेन मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, किसी भी लॉ को इन्फोर्स कराना। बेसिक चीज़ पर आप ध्यान दोगे, जैसे फेरा एक्ट है जो 2000 में फेमा में तब्दील हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फेमा एक्ट में ये तब्दील हुआ तो इसका मेन एम क्या है कि जो फेमा एक्ट से रिलेटेड प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। फॉरेन एक्सचेंज इलीगली तो पैसा बाहर नहीं जा रहा है, कोई आदमी मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है पैसे का। तो इस तरह के चीज़ें जो है इन्फोर्स की जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब एक चीज़ और आप याद रखना, 1960 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से इसका डिपार्टमेंट बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से इसका डिपार्टमेंट बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। तो ये बेसिक डिटेल थी जो हमने देखी। एक चीज़ और आप देख लीजिए, इसका जो डायरेक्टर होता है वो अपॉइंट किया जाता है हमारे विजिलेंस कमीशन की एक कमेटी के द्वारा। देखो सीबीआई का डायरेक्टर, कल हम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 लोग होंगे। 3 लोग कौन? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई। यही जो कमेटी है यही सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। क्यों सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट करती है? कम से कम सीबीआई एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो कम से कम सीबीआई में कुछ इम्पार्शियलिटी तो आए कि सीबीआई का डायरेक्टर जो है इम्पार्शियल वे में तो काम कर पाए, मगर ऐसा होता नहीं है। और अब यही कमेटी जो है आपकी जो है इसमें यूज़ होती है सीबीआई में। और सीबीसी की एक 5 मेंबर कमेटी होती है। अगर जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वो उसकी रिकमेंडेशन से अपॉइंट किया जाएगा। और किसी भी डायरेक्टर का, चाहे सीबीआई का डायरेक्टर हो चाहे आपका ईडी का डायरेक्टर हो, ये 2 साल का टेन्योर होता है और इनके टेन्योर को मैक्सिमम 3 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 5 साल तक एक डायरेक्टर रह सकता है। और जो टेन्योर एक्सटेंड किया जाएगा वो आपको सीबीसी को बताना पड़ेगा, सीजेआई और इन सबको बताना पड़ेगा, इनकी कमेटी को, कि भाई हमने यूँ एक्सटेंड किया है ये, क्योंकि हमें अभी कोई डायरेक्टर मिल नहीं रहा है ईडी का। तो इस तरह से ईडी वर्क करता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूवाई के बारे में है। देखो यूवाई क्या है, यूवाई की पहले आप फुल फॉर्म देख लोगे तो आपको आधा अंदाज़ा तो वैसे ही लग जाएगा। यूवाई, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, मतलब जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका ग्लोबली रूप से अच्छे से यूज़ हो सके, हम एआई का डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें, सोशल हार्नेसिंग में यूज़ कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें, इन सब चीज़ों में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूवाई, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। यूवाई जो है कोलैबोरेशन किस किस के बीच में है? नेशनल
ई गवर्नेंस डिवीज़न है मीटी का। मीटी क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है हमारे इंडिया के अंदर। इस मिनिस्ट्री का एक डिवीज़न है नेशनल ई गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड हो गया, वन टाइम पासवर्ड से रिलेटेड हो गया, वन स्टॉप सेंटर हो गए, इनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं ये ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, अब ई गवर्नेंस का और इंटेल इंडिया ने ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका मेन फंक्शन है यूथ को स्किल डेवलप करना और उनके अंदर कमिटमेंट करना, फ्यूचर रेडी वर्कशॉप, मतलब इस तरह की वर्कफोर्स जनरेट करना जो फ्यूचर में ज़रूरत है, जिसकी हमें फ्यूचर में मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने एक लोगो बनाया कि यूवाई एक पार्टनरशिप है। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। अब फीचर क्या है? ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2020 में और इसको लॉन्च करने का पहला रीज़न था जो स्किल में गैप देखने को मिलता है। देखो स्किल गैप की बात इतनी क्यों होती है? हमारी इंडस्ट्री से पूछा जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर से पूछा जाए, आप बताइए आपको स्किल कैसे चाहिए, तो बोलते हैं वो हमारे पास जो स्किल टाइप जो चाहिए वो स्किल हमें मिलता ही नहीं है, या तो फॉरेन से हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं लोगों को, और या फिर जो है हमें अपने पास से उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ती। तो इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे नहीं हैं जो इस तरह का स्किल डेवलपमेंट कराएं जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड हो। तो इंडस्ट्री का कहना है स्किल जो है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए और मॉडर्न ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब जो स्किल होना चाहिए वो स्काडा बेस, जो मॉडर्निटी में यूज़ हो रही हैं चीज़ें, उस बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि कैसे डिजिटल लिटरेसी को ये प्रमोट करेगा, स्किल में इंक्लूसिविटी लाएगा और कोलेब्रेशन लाएगा। यूवाई जो है ये इनिशियली चालू किया गया है क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक अक्रॉस द नेशन। ठीक है, इसका मेन मकसद हमने बता दिया, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को एम्पावर करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ करना। अगर आप ऑब्जेक्टिव, स्पेशली ऑब्जेक्टिव देखोगे तो डीपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है एआई की, और सोशल स्किल बनाना। देखो सोशल स्किल आप सोचेंगे टेक्निकल स्किल से अलग होता है। सोशल स्किल क्या होता है? जैसे एजुकेशन सेक्टर में बच्चे इनरोल कम क्यों हो रहे हैं, ये भी एक स्किल ही है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज़ का, SC ST का इनरोलमेंट कम है, क्यों है? तो ये आप इसमें सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को। हेल्थ सेक्टर, क्यों प्राइमरी हेल्थ सेक्टर फेल हो रहे हैं, क्यों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड सोशल स्किल। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? डेवलप्ड एआई इनेबल्ड सॉल्यूशन, और हर सॉल्यूशन एआई सॉल्यूशन होना चाहिए, और ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन। देखो ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन का वर्ड ये बार बार यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एआई का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। अभी एक इंडियन एक्ट्रेस के फेस का मिसयूज़ किया गया और उसको गलत जगह यूज़ किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ भी बहुत देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही सब जो अंडरस्टैंडिंग है, यही सब जनरेट करना है किस तरह एआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा विकसित भारत 2047 के बारे में। देखो इंडिया गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया है कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है, मतलब अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, शायद आपको पता हो या फिर नहीं पता हो। डेवलप्ड कंट्री का टैग WTO के द्वारा दिया जाता है। गलत, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। डेवलप्ड कंट्री का टैग किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है, खुद कंट्री अपने आप को घोषित करती है कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं। जैसे चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर रहा है, मगर चाइना अभी भी खुद को अपने आप डेवलपिंग कंट्री कहता है। क्यों डेवलपिंग कंट्री कहता है? वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर सैंक्शन लगें, वो नहीं चाहता है कि वो कार्बन इमिशन कम कर सके, फॉसिल फ्यूल कम कर सके, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें फॉसिल फ्यूल कम से कम यूज़ करना है। ठीक है, तो विकसित भारत एट द रेट 2047 का मेन टारगेट है यूथ में एक ऐसी स्किल डेवलप करना जो यूथ की वॉइस की मांग हो, यूथ की डिमांड हो। ठीक है, और सिटीजन सेंट्रिक जो है हमें सोल्यूशन डेवलप करना है। तो पीएम ने ये जो विकसित भारत एट द रेट 2040 वॉइस ऑफ द यूथ, ये एक बुकलेट लॉन्च की है। ये बुकलेट या तो 2023 में तक, लास्ट में तक देना थी, या 2024 तक आपको मिल जाएगी। इसका मेन मकसद है अमृत काल का इनिशिएशन करना। अमृत काल क्या है? मतलब 2047 के बाद हमारा इंडिया विकसित होना चाहिए, हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, हर किसी का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट होना चाहिए। देखो जन भागीदारी वर्ड यूज़ किया है,
सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए और हम डेवलप्ड नेशन कहलाएं। ठीक है, यही सब बातें यहाँ बताई गई हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये आपने ज़रूर सुनी होगी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें लोगों तक पहुँचाना, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल है विकसित भारत @2047 का। अब अबाउट विकसित भारत इन्होंने बताया विजन क्या है, हमारा डेवलप्ड कंट्री का विजन है। जब हमारे 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे तब हम विकसित भारत कहलाएंगे। डेवलपमेंट होना चाहिए इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस। ये सब चीज़ें जो बात की है वो मैंने आपको बता दी। ये थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या है टारगेट, क्या है डेवलप्ड इंडिया का, कि जीडीपी 2030 तक हमें $6.69 ट्रिलियन तक ले जाना है और 2047 तक $2902 ट्रिलियन तक ले जाना है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी इंडियन इकॉनमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है प्रेजेंटली, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, यही चीज़ है। आगे क्या बताया, पर कैपिटा इनकम जो हमारी होना चाहिए 2047 तक वो $17,590 होना चाहिए। देखो पर कैपिटा इनकम आपको पता ही है कि टोटल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। एक्सपोर्ट ग्रोथ होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ $1.58 ट्रिलियन हो 2030 तक, वो बढ़कर 2047 तक $8.67 ट्रिलियन होना चाहिए। लास्ट के आपको टारगेट थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, कितना टारगेट हमें 2047 तक अचीव करना है। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल स्पीकर से रिलेटेड। देखो रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह ने एक स्पीकर को अपॉइंट किया। ठीक है, अब हम जानते हैं स्पीकर का आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया है, आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं। स्पीकर की चीज़ कंठस्थ होना चाहिए क्योंकि स्पीकर का इतना जिक्र आ रहा है, यूपीएससी पीछे नहीं हटेगी पूछने से, पीसीएस में पीछे नहीं हटा जाएगा। तो आर्टिकल 147 में क्या है, स्पीकर का जिक्र दिया गया है और स्पीकर प्रिसाइड करेगा सेशन को लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट्स की। हर स्टेट आर्टिकल 178 का यूज़ कर स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। और आप जानते हैं कि स्पीकर जो होता है मेजॉरिटी पार्टी का होता है। मतलब क्या होता है, जब स्पीकर की वोटिंग होती है तो जिसका कॉन्फिडेंस है स्टेट लेवल पर उसी का स्पीकर होता है। जैसे आर्टिकल 93 में लोकसभा के लिए स्पीकर चूज़ किया जाता है, इसमें भी आप देखेंगे अपोजिशन पार्टी का स्पीकर नहीं होता है, इसमें जो डोमिनेटिंग पार्टी है उसी का स्पीकर होता है। ठीक है, अब स्पीकर का ऑफिस किस पर मॉडल्ड है, हमारा जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इंग्लैंड में वैसे ही स्पीकर का हमारा मॉडल है। मगर आप याद रखना जो स्पीकर होता है इंग्लैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कहीं मिलती नहीं है ये चीज़ें, आप प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए। क्या है, हाउस ऑफ कॉमन है इंग्लैंड में, उसमें स्पीकर जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है। ठीक है, और स्पीकर की एक खासियत होती है वो कहीं से एमपी या एमएलए नहीं होता है। जबकि इंडिया में कोई स्पीकर अगर बनना चाहता है तो उसका एमपी या एमएलए पद होना कंपलसरी है। जबकि आप यूके में देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में देखेंगे तो आपको स्पीकर अपोजिशन पार्टी का मिलेगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज़, स्पीकर कहीं से इलेक्ट नहीं होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती है, वो ना एमपी होता है एमएलए होता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये आप चीज़ डेली पढ़ सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, स्पीकर के पास मनी विल डिसाइड करने की पावर है, उसके पास पावर ऑफ पोजीशन ब्रिटिश स्पीकर की तरह। मगर जो मैंने चीज़ बताई वो बहुत कम मिलती है। ठीक है, अब इलेक्शन ऑफ स्पीकर क्या होता है आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि स्पीकर जो है जब तक अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं, जब तक क्या होता है, पहला न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली जो नई पार्टी आई है उसने नई लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा स्टार्ट की है तब तक वो स्पीकर रहता है। ठीक है, जब नया स्पीकर चूज हो जाता है उसके बाद ये पुराना स्पीकर पद छोड़ता है, जब नया स्पीकर प्रिसाइड करने लगता है। ये जो पुराना स्पीकर है तब भी रहता है जब प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है, ये प्रोटेम स्पीकर बनाने के पीछे भी प्रेसिडेंट ने एक रीज़न बताया है जो शपथ वगैरह दिलाता है। ठीक है, तो ये स्पीकर का शासनकाल जब तक रहता है जब तक आप नया स्पीकर नहीं चूज कर लेते हैं। नए सेशन में, फर्स्ट सेशन में जो इलेक्ट हुआ है, नई पार्टी इलेक्ट हुई है। ठीक है, स्पीकर जनरली इन्होंने बिलोंग किया है कि रूलिंग पार्टी से होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बता दिया
स्पीकर कब तक रहता है? जब तक नेक्स्ट स्पीकर अपनी शपथ नहीं ले लेता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के बाद भी रहता है, ठीक है। वैकेंसी कैसे जनरेट होती है स्पीकर की? या तो वो रिजाइन दे दे, ठीक है, और रिमूव कर दे रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली को, ठीक है। आप एक क्वेश्चन का जरूर सर्च मारना, आप आंसर तो कमेंट बॉक्स में देते नहीं है, मगर आपसे एक गुजारिश है, एक चीज़ का सर्च जरूर मारना कि रिजाइन स्पीकर किसे देता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को देता है या डिप्टी स्पीकर को देता है, ठीक है। इफ़ ही सीज टू अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ़ ही डाई, मतलब ये क्या है, वैकेंसी कब जनरेट होगी? या तो रिजाइन कर दे या रिजोल्यूशन से उसको रिमूव कर दिया जाए, या वो अपनी मेंबरशिप, मैंने बताया अगर जब तक वो मेंबर है तब तक स्पीकर है, अगर उसने अपनी मेंबरशिप सीज कर दी तो स्पीकर नहीं रहेगा, या तो वो डाई हो जाए। और रिमूवल करने की दूसरी प्रोसेस क्या है? एक रिजोल्यूशन ले आइए आप लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 14 दिन का पीरियड नोटिस दे दीजिए कि हम आपको रिमूव करने वाले हैं, कृपया आप स्पीकर बनने के बाद असेंबली को प्रिसाइड ना करें। देखो, रिमूवल जब प्रोसेस चलती है स्पीकर की, तो स्पीकर की एक खासियत होती है कि स्पीकर प्रिसाइड करता है मगर वोट नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि आप लोकसभा के केस में देखेंगे, अगर मैं गलत हूं तो ज़रूर आप बताना, लोकसभा के केस में जब स्पीकर की रिमूवल प्रोसेस चलती है और राज्यसभा के केस में चेयरमैन की रिमूवल प्रोसेस चलती है, तो दोनों के केस में, लोकसभा के केस में जब रिमूवल प्रोसेस चलती है तो असेंबली को प्रिसाइड नहीं करता है, जो ऊंची सीट है उस पर नहीं बैठता, मगर जब रिमूवल प्रोसेस चलती है तो फर्स्ट इंस्टेंट में वोट कर सकता है वो अपने रिमूवल प्रोसेस में। जबकि जब रिमूवल प्रोसेस नहीं चलती है और किसी बिल पर वर्क करते हैं, किसी बिल पर वोट देते हैं, तो वो पहले वोट नहीं देता है जब बिल में टाई हो जाता है, मतलब 10 इसमें हो गए 10 इसमें हो गए, अब बिल टाई हो गया, बिल पास ही नहीं हो रहा, अब इस केस में स्पीकर अपना वोट दे देगा, ठीक है। मगर जब रिमूवल प्रोसेस चलती है तो फर्स्ट इंस्टेंस में दे देता है। इसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है कि लोकसभा में स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट देता है जब रिमूवल प्रोसेस चलती है, और जब बिल कोई आता है पार्लियामेंट में या फिर कह लो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस केस में क्या होता है, जब बिल टाई हो जाता है तब वोट करता है। मगर इसमें मुझे एक कंफ्यूजन है, अगर आप दूर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, वरना हम कल इसे कंप्लीट करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट करने की पावर नहीं होती है स्पीकर के पास, शायद फर्स्ट इंस्टेंस में, जो उसके रिमूवल प्रोसेस में, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? प्रिसाइड करता है सेशन को, ठीक है, और ऑर्डर मेंटेन करता और डिसिप्लिन मेंटेन करता और कोरम मेंटेन करता। कोरम क्या होती है? कोरम होती है कि कितने मेंबर होना ही चाहिए, 1/10 मेंबर होंगे तभी कोई भी असेंबली चलेगी, तो उस असेंबली के लिए कोरम मेंबर करता। मान लो 500 मेंबर हैं लोकसभा में, अब 1/10 कितना हो गया आपका? 50 मेंबर होना ही चाहिए तभी लोकसभा चलेगी, ठीक है। एडजन और सस्पेंड करता है। एडजनमेंट आपको पता ही है, एडजनमेंट क्या होता है लोकसभा में। एडजनमेंट आपको बता देता हूँ, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। कोई सेशन चल रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, तो स्पीकर उठेंगे अपनी चेयर से और कहेंगे 2 घंटे के लिए सभा स्थगित की जाती है, मतलब एक टाइम लिमिट है, मतलब आपको बता देंगे कि 2 घंटे बाद हम मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एडजमेंट होता है, ठीक है। सस्पेंड और एक्सपेल भी किया जा सकता है मेंबर को इनके द्वारा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कि, और जो स्पीकर ने मनी बिल डिसाइड किया, देखो स्पीकर क्या करता है, कोई भी बिल आता है उसके पास फर्स्ट इंस्टेंस में, मान लो ये हमारी लोकसभा है, मतलब ये हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीकर के पास गई कि भाई ये मनी बिल है, आप इसे मनी बिल डिसाइड कर दीजिए। आपने क्या कहा कि आधार एक्ट को मनी बिल बता दिया, तो ये मनी बिल हो गया। अब मनी बिल हो गया तो मनी बिल के बाद बहुत सारे चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। कैसे चैलेंजेस? राज्यसभा में मनी बिल को जो है उसकी रिकमेंडेशन माने गवर्नमेंट, चाहे ना माने, तो इस तरह से सेंट्रल लेवल पर काम होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में आप जानते ही हैं, मैक्सिमम स्टेट में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है, केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मनी बिल वहाँ भी डिसाइड हो जाता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई से नहीं रह जाता। रिकमेंडेशन माने लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे ना माने, मनी बिल 14 दिन में पास ही हो जाता है, ठीक है। 14 दिन नहीं, 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में पास ही हो जाता। और इसने जब मनी बिल डिसाइड किया है तो ये से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सैलरी जो होती है स्पीकर की, वो चार्ज होती है। चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज का मतलब होता है, इस पर बात नहीं होती है, ज़्यादा वोटिंग नहीं होगी। चार्ज जो एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का, उस पर वोटिंग नहीं होती है। जबकि न्यू खर्चे होते हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, किसी मंत्रालय को पैसा चाहिए, उस पर वोटिंग होती है। तो आप चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब समझना कि इस पर वोट नहीं होती है। डिबेट तो हो सकती है मगर वोटिंग वगैरह नहीं हो सकती। आप बात करो, कितनी भी बात करो, मगर वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। और ज्वाइंट सेशन जो पार्लियामेंट का
होता है उसको हेड स्पीकर ही करते हैं, चेयरमैन के पास पावर नहीं है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसको हेड करेगा, मगर आप समझ लो चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है उसके पास पावर नहीं होती है वो ज्वाइंट सेशन को हेड कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, जो नहीं लिखी थी वो भी बताई। कुछ गलती हुई हो तो हम उसे कल डिस्कस करेंगे, मगर मैं अभी आपको देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूँ कि किस तरह से जो है स्पीकर के पास फर्स्ट इंस्टेंस में पावर आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।